चलिए पहला क्वेश्चन है, बिलीव मी ही वॉज होल्डिंग हर डॉटर विद वन हैंड एंड कैरेसिंग हिज विद अनदर हैंड. I have judged myself, so now I cannot have another cup of tea now. It is said that Praveen is better than 3 students in the class. She is an intelligent student and superior than you, so spend as much time as possible with her. He attacked cowardly on a defenseless old man and was sent to jail for this. Other hand or other cup of tea, okay. चलिए 1 मिनट लीजिए और फटाफट से आंसर करिए. So he was holding her daughter with one hand and caressing with other hand. I have judged. कल 70 क्वेश्चन की एडजेक्टिव के मजा आ गया अनिल, चलिए बहुत अच्छी बात. एंड आई हैव जज्ड माई सेल्फ सो आई कैन नॉट हैव अदर कप ऑफ टी नाउ. बिल्कुल अनदर की जगह पे अदर लगेगा यहां पे. इट इज सेड दैट द प्रवीण इज बेटर देन द 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास. जब बात 3 की हो रही है तो वहां पे क्या होगा? इज बेस्ट. आया ना? तो ये जो आपने अनदर और अदर किया है इसका क्या फंडा है? कोई प्रकाश डालना चाहेगा इसके ऊपर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर एंड अनदर? अनदर का मतलब मोर देन 3. हाँ जी, अदर वर्सेस अनदर की बात हम सबसे पहले करेंगे. इस क्वेश्चन से पहले 2 क्वेश्चन से आपको यही समझ में आ रहा है, तो आपका क्या विचार है इसको लेकर के? अनदर मींस वन मोर, अनदर इज एडिशनल. सेम थिंग लग रहा है रूबी को. देखिए पहली बात तो ये जो है आपका अदर जो है ये प्रोनाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है. ये प्रोनाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है, यानी डिटरमाइनर के तौर पे भी काम करेगा. जब एडजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर हो जाएगा. अगर आप अदर का इस्तेमाल प्लूरल नाउन के साथ मिलकर बता रहे हैं, ओके, देख लो आप अदर का इस्तेमाल AOTHER अदर के बाद अगर आपने सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया है कहीं पे, अदर के बाद अगर आपने सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया है तो उसका क्या मतलब होता है भाई? सेकेंड ऑफ द 2 थिंग्स आर पीपल. यानी 2 में से अगर 2 ही चीज हैं तो उसमें से दूसरा वाला, ये इसका मतलब हो जाता है. ठीक है, अब जैसे आप इस्तेमाल करो और जैसे यहां पे लिखा कि अदर के बाद प्लूरल नाउन लगता है, तो ऐसा नहीं है. जैसे आपने कहा कि अदर साइड ऑफ द रोड, अदर साइड ऑफ द रोड, तो इसका क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है कि भाई रोड का 2 ही साइड होगा. ये रोड है, एक साइड ये है, दूसरा साइड ये होगा. तो अगर अदर के बाद हमने साइड वर्ड का इस्तेमाल किया, साइड्स नहीं इस्तेमाल किया, साइड सिंगुलर नाउन है, तो इसका क्या मतलब हो गया? सेकंड ऑफ द 2 थिंग्स. भाई किसी भी रोड के 2 साइड्स होते हैं, जो दूसरा हिस्सा है दूसरी तरफ है, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हो. और वहीं पे जब आप अदर के बाद प्लूरल लगा देते हो, जैसे ये तो सिंगुलर नाउन है, अगर आपने अदर के बाद क्या लगा दिया? प्लूरल. अब जैसे मैं कहूं कि अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो बिल्कुल ऑब्वियस है. अगर आपने कर दिया तो इसका मतलब आपको छोड़ करके बाकी सभी की बात कर रहे हैं आप. इसका मतलब हो गया रिमेनिंग पीपल और थिंग्स इन द ग्रुप. तो ये दोनों ही तरह का सेंस रखता है. ठीक है ना? तो ये कंफ्यूजन हमें नहीं रखनी कि अदर के बाद हमेशा ही हम प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे. अगर अदर के बाद सिंगुलर आया हुआ है नाउन, तो इसका मतलब कि किसी भी चीज में 2 चीजें हैं भाई, और उसमें से आप दूसरे वाले की बात कर रहे हैं. ये मतलब वहां पे निकल के आता है. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए. सेकंड ऑफ द 2 थिंग्स, 2 में से दूसरे वाले की बात कर रहे हो, और अदर के बाद स्टूडेंट्स, यानी यहां पे क्या किया? अदर प्लस प्लूरल नाउन. अदर प्लस प्लूरल नाउन का फंडा ये है. तो इसको पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. इसीलिए हम क्वेश्चंस के साथ भी चीजें जो है वो सीखते हुए चलते हैं. अब बात आती है अनदर की. देखो अब बात आती है अनदर की, तो अनदर आपको समझ में आ रहा है ये वर्ड बना कैसे है? ये वर्ड कैसे बना है? एन प्लस अदर. सिंपली एन प्लस अदर लगा के बना हुआ है. तो अगर जैसे मैं आपको मान लो अगर एक चॉइस दूं सेंटेंस में इस तरीके से, वुड यू लाइक अदर ऑब्लिक अनदर कप ऑफ कॉफी? वुड यू लाइक अदर ऑब्लिक अनदर कप ऑफ कॉफी? तो अब आप इस केस में क्या चूज करोगे? वुड यू लाइक अदर कप ऑफ कॉफी या अनदर कप ऑफ कॉफी? देखो अभी आप खुद ही जवाब दे दोगे मुझे. क्या होगा? बहुत अच्छे. अंचल, हिमांशु, पंकज, सुनील, हिमांशु, सभी के जवाब बिल्कुल सही है. अनदर हो गया. तो अब देखो अनदर का भी समझ में आ रहा है कि अदर के पहले एन लगा दिया, तो इसका मतलब और क्या हो जाता है? वन मोर. अनदर का मतलब क्या हो जाता है? वन मोर. इसका मतलब कि तुमने जो है 1 कप कॉफी पी ली है और फिर सामने वाला कह रहा है कि क्या आप 1 कप कॉफी और पीना चाहोगे? वुड यू लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ कॉफी? तो ये चेंज वहां पे आपको देखने को मिलेगा. ठीक है ना? तो ये फर्क है.
अब जैसे आप कॉफी पीने के लिए सपोज सीसीडी गए, आप कह रहे नहीं अभी मुझे सीसीडी की कॉफी पसंद नहीं आ रही, मुझे बरिस्ता जाना है, आपको ने कहा कि कहीं और मुझे किसी और रेस्टोरेंट चलते हैं, तो आपने इस्तेमाल किया कि आई डोंट लाइक दिस रेस्टोरेंट या आई डोंट लाइक दिस कैफे, इज देयर अदर कैफे अराउंड या अनदर कैफे अराउंड। अब हम क्या बोलेंगे, आपने कहा आई डोंट लाइक दिस कैफे, इज देयर एनी अदर कैफे अराउंड या अनदर कैफे। हाँ जी, इसके साथ जाओगे आप, अनदर, वेरी गुड। तो देखो अनदर जब आप कह रहे हो तो इसका यहां पे क्या सेंस निकल रहा है, यहां पे सेंस निकल रहा है अल्टरनेटिव के लिए कि भाई मुझे ये रेस्टोरेंट ये कैफे पसंद नहीं आया, क्या यहां पे आसपास कोई और दूसरा कैफे है, राइट, जो इससे अलग हो। तो अल्टरनेटिव या डिफरेंट के सेंस में भी आप अनदर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहां पे आपके पास डिफरेंस था अदर और अनदर का, जब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं किस तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे, डिटरमाइनर के तौर पे। बात क्लियर हो गई? हाँ जी, एक अदर, वही एन अदर का मतलब दूसरा, वन मोर। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहां पे हमें समझ में आ गया, बिलीव मी ही वाज होल्डिंग हर डॉटर विद वन हैंड एंड केयरिंग हिज विद द अदर हैंड, विद अदर हैंड। अनदर हैंड की जरूरत वहां पे नहीं है, क्योंकि आपके पास किसी के पास भी क्या है, दो हाथ हैं और दो में से जब आप दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, जैसे यहां पे हमने बात करी कि सेकंड ऑफ द टू थिंग्स, सो अदर हैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कहना कि अदर के बाद जो है वो प्लूरल ही लगेगा। तो हर इंसान के पास दो हाथ हैं, एक हाथ से अपनी बेटी को पकड़ा है और दूसरे हाथ से उसको प्यार और दुलार कर रहा है, केयर्स कर रहा है, ठीक है। आई हैव जस्ट माई सेल्फ सो आई कैन नॉट हैव अनदर कप ऑफ टी नाउ, नो एरर। तो इसमें क्या था, अब कुछ लोगों ने सोचा कि दोनों ही केसेस में हमने अदर लगा लेंगे, तो यहां पे अनदर तो ठीक लग रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई एक कप चाय उसने पी लिया, दूसरा कप उसे नहीं चाहिए, तो यहां पे आपको अनदर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, केयरिंग हर हो जाएगा, सॉरी वो टाइपो एरर है अंचल, क्योंकि डॉटर की बात हो रही है तो केयरिंग हर है। अच्छा, सभी को क्लियर हो गया ना, अदर एनदर का फंडा सभी को क्लियर है, इसलिए यहां पे साफ साफ लिख भी दिया कि आप आराम से नोट कर लीजिए। और एनदर का मतलब भी आपको समझ में आ गया, वन मोर हो गया, या अल्टरनेटिव के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं चॉइसेस के लिए जो हो उससे अलग। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रवीण इज द बेस्ट, प्रवीण इज बेटर देन द थ्री स्टूडेंट्स, अगर आपको करना है तो यहां पे और क्या तरीका है, कुछ लोगों ने बेस्ट कहा तो आपको तभी आपको लिखना पड़ेगा प्रवीण इज द बेस्ट ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम प्रवीण को सबसे बेहतर बताना चाहते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है हमारा वो कंपैरेटिव रखना चाहते हैं, तो क्या कहोगे, प्रवीण इज बेटर देन, हाँ जी, ऑल द, एट बेटर देन द अदर थ्री स्टूडेंट्स, मोस्ट बेटर गौरव, हाँ जी, आप अदर लगा दीजिए, बेटर देन द अदर थ्री स्टूडेंट्स इन द क्लास, वेरी गुड। तो यहां अदर लगेगा, आपको याद है वो फंडा कि जब हमारा आइडिया सुपरलेटिव हो बट स्ट्रक्चर कंपैरेटिव हो, तो हम वहां पे किस तरीके से बदलाव लाते हैं, एनी अदर सिंगुलर नाउन और ऑल अदर प्लूरल नाउन। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑल अदर स्टूडेंट्स की, ऑल द थ्री स्टूडेंट्स इन द क्लास, देन अदर थ्री स्टूडेंट्स, बिल्कुल। तो यहां पे ऑल की जरूरत नहीं, देन अदर थ्री स्टूडेंट्स, देन द अदर थ्री स्टूडेंट्स। सुनील, चलो, शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट सुपीरियर टू यू एंड ही अटैक्ड कावर्डली ऑन अ डिफेंसलेस ओल्ड मैन एंड वाज सेंट टू जेल फॉर दिस। तो ही अटैक्ड इन अ कावर्डली मैनर करना पड़ेगा। आपको बताया था कावर्ड शब्द है हमारे पास, स्कॉलर शब्द है, माइजर है, निगैर्ड है। इन शब्दों के साथ अगर आपको एडवर्ब के लिए इस्तेमाल करना हो तो आप क्या करोगे, इन अ कावर्डली मैनर। तो यहां पे हमें जरूरत थी किसकी, एडवर्ब की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 6 7 8 9 10। हाँ जी, बताएं प्लीज। कल की क्लास बहुत सारे बच्चों की प्ले नहीं हो रही है, एक बार आप टीम को इन्फॉर्म कर दो उसके बारे में। हाँ, ही इज अ ग्रेगरियस मैन एंड ही बिहेव्स ब्रदरली टू ऑल ही मीट्स, नो एरर। हाँ जी, तो इन अ ब्रदरली मैनर, समझ में आ गया आपको, ब्रदरली बिहेव नहीं होगा, इन अ ब्रदरली मैनर हो जाएगा। तो ये भी आप देखो इधर भी एडजेक्टिव के तौर पे, इन अ ब्रदरली मैनर, इन अ वुमनिश मैनर, वेरी गुड आंचल। ही इज एन इफेमिनेट पर्सन, सो यू विल फाइंड दैट ही विल ऑलवेज एक्ट वुमनिश, नहीं इन अ वुमनिश मैनर, क्योंकि वुमनिश शब्द जो है वो एडजेक्टिव है। और आपको याद होगा हमने वुमनिश और वुमनली का इस्तेमाल किया था, वुमनिश और वुमनली का इस्तेमाल हमने किया हुआ है ऑलरेडी। वुमनली को समझा था क्या, एडजेक्टिव नाउन के चैप्टर में ही, कि वुमनली वर्ड का इस्तेमाल आप करते हैं किसी महिला की पॉजिटिव क्वालिटी को बताने के लिए। सो इफ यू वांट टू पुट फॉरवर्ड द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ अ लेडी ऑफ अ वुमन, देन यू यूज द वर्ड वुमनली, लाइक वी से वुमनली ग्रेस, बट द वर्ड वुमनिश हैज अ नेगेटिव कनोटेशन एंड इफ अ पर्सन बिहेव्स इन अनमैनली मैनर, देन वी यूज द वर्ड वुमनिश, एंड दैट इज व्हाई द वुमनिश इज यूज्ड ओवर हियर, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट ही इज अ मैन। सो इफ अ मैन बिहेव्स इन अनमैनली मैनर, देन वी यूज द वर्ड वुमनिश, बट वुमनिश इज एडजेक्टिव, womanish traits. What we need over here is, that is adverb, and for adverb you have to write in womanish manner, in a womanish manner, in a brotherly manner, in a niggardly manner, in a miserly manner, in a scholarly manner। ध्यान रखिए, he means to say that anything is preferable to a tense atmosphere at home। preferable के साथ क्या लगता है, to लगेगा, then नहीं लगेगा, बताया जा चुका है आपको। a few days ago I came to know that she was most diligent girl among us। हाँ जी, she was most diligent girl। पल्लवी जो है करण जौहर का एग्जांपल दे रही है womanish के लिए। okay, my table is twice heavier than that of yours, thrice as cheap as that one। A few days ago I came to know that she was most diligent girl amongst us। diligent का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, मेहनती, राइट। तो she was the most diligent girl, आपको करना पड़ेगा ना, she was the most diligent girl। क्योंकि diligent जैसे आप इंटेलिजेंट है वैसे diligent है, तो सुपरलेटिव तो बताना है ना कि हम सभी में से सबसे मेहनती वो है, तो बस वहां पे मोस्ट के पहले द आया है जिसको आप लगा लेंगे। हाँ जी, 10th सेंटेंस के बारे में क्या विचार है, my table is twice heavier than that of yours and thrice as cheap as that one। मेरा जो टेबल है वो तुम्हारे वाले टेबल के 2 गुना भारी है और 3 गुना सस्ता है, राइट, क्या बात है। My table is twice heavy than that of yours। बिल्कुल, सुपरलेटिव से पहले द का यूज करते हैं, देव बचपन से पढ़ रहे हैं हम।
रिमूव ट्वाइस, एज हैवियर एज, चीपर। चलो क्या बात है, सोचिएगा इसके बारे में फिर। आइए अगले सेट करते हैं। He is an afraid guy. And I know afraid नहीं आएगा. And I know he can never do anything in his life. Your wife is as tall and more beautiful than hers. So as tall as करना पड़ेगा ना, as tall as and more beautiful than hers. तो मतलब लंबाई में उसके बराबर है तो as tall as करना पड़ेगा, और सुंदर उससे ज्यादा है तो वहां पे more beautiful कर दिया, एक as को यहां पे गायब कर दिया था। बात समझ में आई? आरिफ ने टॉलेस्ट लिख दिया। टॉलेस्ट का कहां सेंस है भाई? सुपरलेटिव कैसे लगाओगे आरिफ, जब बात सिर्फ दो लोगों के बीच की है? तो दो लोगों के बीच में जब बराबर लेवल पे है तो हम as कर लेते हैं, यानी तुम्हारी वाइफ उतनी ही लंबी है जितनी उसकी। यहां पे हर्ष की जगह पे हिज होना चाहिए वैसे, ठीक है ना? हमारा नंबर गायब है, हो गया होगा। तो यहां पे पहली बात तो एक और गड़बड़ है, हर्ष को हिज कर लीजिएगा, वो टाइपो एरर है कि योर वाइफ, तुम्हारे वाइफ की तुलना उसकी वाइफ से होगी ना, तो देन हर्ष की जगह पे देन हिज, और देन हिज जब लिखोगे आप तो वहां पे हिज का मतलब होगा हिज वाइफ। तो वो तो खैर टाइपो एरर है, लेकिन एडजेक्टिव वाला जो एरर है वो ये कि एज टॉल के बाद आपको एज लगाना पड़ेगा कि तुम्हारी वाइफ उतनी ही लंबी है जितनी उसकी, और उसकी वाइफ से ज्यादा खूबसूरत है, ये मतलब हो गया इसका। नहीं हीरो बहुत दिमाग न लगाओ भाई। प्रतिष्ठा इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स हु थिंक देमसेल्व्स इंटेलिजेंट एंड वाइज। हाँ 11वें का क्या होना चाहिए? ही इज एन अफ्रेड गाय। हाँ देखो सारे ज्ञानी हो गए, मतलब है योगेश कहने सर हो सकता है होमोसेक्सुअल वाला मैटर हो। चलो, प्रतिष्ठा इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स हु थिंक देमसेल्व्स इंटेलिजेंट एंड वाइज, ठीक है ये। ही इज एन अफ्रेड ऑफ गाय होगा। देखो अनिल ने कहा ही इज एन अफ्रेड ऑफ गाय। अफ्रेड ऑफ अनिल के अलावा और भी कुछ लोगों ने जो है कमेंट किया है। यहां पे यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग होता है, यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग। तो आप अगर किसी चीज से डरे हुए हैं तो वो अफ्रेड आपका स्टेट बताएगा। कल मैंने आपके देखा होगा आपने टेलीग्राम चैनल पे भी, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पे मैंने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस शेयर किए थे, जो प्रीपोजिशनल कॉलोकेशन है, यानी कुछ नाउन जिनके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है फिक्स, ऐसे ही एडजेक्टिव के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है, वर्ब के साथ जो लगता है, यानी उनकी जोड़ियों के बारे में चर्चा की थी कल, उनसे जुड़े हुए कुछ ज्ञान आपके साथ शेयर किया था। तो वही चीज है कि आप रख ले तो अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, यू फियर फ्रॉम समथिंग। लेकिन यहां पे बात हमें उस तरह के एडजेक्टिव की नहीं हो रही जहां कोई उसका स्टेट बताए। यहां पे हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा एडजेक्टिव चाहिए जो कि एक डरे हुए इंसान के लिए इस्तेमाल हो। गाई जो है नाउन है, उसके जस्ट पहले एक एडजेक्टिव लग जाए। तो आप सोचो कोई ऐसा एडजेक्टिव जिसमें डरे हुए का मतलब हो, यानी कोई शब्द ऐसा सोचो और उसको गाई से पहले लगा दो, अफ्रेड गाई तो होगा नहीं। और एक 14वें क्वेश्चन में लिखा है प्रतिष्ठा इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द बेटर ऑफ द टू ये एक्सप्रेशन बिल्कुल जायज है। कुछ लोग कह रहे हैं बेस्ट, जब बात हो रही है वहां पे दो ही की, एक प्रतिष्ठा है और एक दूसरी और लड़की है उसके अलावा, द अदर गर्ल, राइट? तो उन दोनों में से कौन बेहतर? आई नीड मेनी मनी, अब आपको पता है मनी इज अनकाउंटेबल, तो आई नीड मच मनी, आई नीड सम मनी क्या हम इस्तेमाल करेंगे? आई नीड सम मनी टू बाय अ न्यू कार, सो आई हैव स्टार्टेड सेविंग अ फ्यू बक्स एवरी डे। आई नीड सम मनी। राशिका इज वाइजर देन इंटेलिजेंट बट शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। तो राशिका इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, ये मतलब हुआ। आपको बात हो चुकी जब एक इंसान की दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो तो जिस क्वालिटी को ऊपर रखना चाहते हो उसके पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या लगा दोगे आप? मोर। किसके कौन सी डिग्री से? पॉजिटिव डिग्री से पहले। तो इधर हम करेंगे मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। बात समझ में आई? और क्वेश्चन नंबर 11 का किसी ने नतीजा कुछ ढूंढा? ही इज द मोस्ट अफ्रेड गाय। चलो ये सब होमवर्क है आपके। आइए 18 से लेकर 22 तक। सेवनटीन कहां रह गया? अच्छा दिस इज, मुझे 17 दिख नहीं रहा था भाई, स्क्रीन पे यहां थोड़ा बड़ा हो गया क्या क्वेश्चन? इधर दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा 17। मुझे 17 एक्चुअली स्क्रीन पे दिखाई नहीं दिया, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो इसी स्क्रीन पे दिखा दो। हाँ, दिस इज वन ऑफ बेटर बुक्स आई हैव रेड सो फार। यहां पे क्या करोगे? वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। यह बहुत सारी अच्छी किताबों में से एक किताब है जो मैंने अभी तक पढ़ी है। चलिए 18 से लेकर 24 तक। हाँ जी, तो ओनली अ फ्यू बुक्स आर रिक्वायर्ड टू मास्टर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओनली फ्यू की जगह अगर करोगे तो फ्यू का मतलब तो होता है ना के बराबर, तो ओनली अ फ्यू करना ज्यादा सही है कि कुछ ही किताबें जरूरत होती है हमें इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने के लिए, यह जरूरत है। इफ यू ज्वाइन एज अ बैंक मैनेजर यू विल गेट अ हैंडसम सैलरी, नॉट अ लेस सैलरी। हाँ जी,
यू विल गेट अ हैंडसम सैलरी नॉट अ लेस सैलरी। क्या होना चाहिए यहां पे कि अगर तुम बैंक मैनेजर के तौर पे ज्वाइन करते हो तो तुम्हें हैंडसम सैलरी मिलेगी, नॉट अ लिटिल सैलरी। सैलरी अगेन जो शब्द है कहां से है, ये क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल हो गया, सैलरी अनकाउंटेबल है। अ लिटिल सैलरी वहां पे किसी से कंपैरिजन नहीं है, सिंपली आप बता रहे कि तुम्हें थोड़ी सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक ठाक मिलेगी। अच्छा आपको पता है सैलरी शब्द का जन्म कहां से हुआ है? सैलरी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है साल्ट शब्द से, SALT। हमेशा से करेंसी नोट्स होते नहीं थे, तो पता ही है आपको, बार्टर सिस्टम हुआ करता था उसके पहले। और तो ये पुराने जमानों में क्या होता था कि जो सैनिक होते थे उन्हें तनख्वाह के तौर पे नमक दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि सी फूड्स खाने का चलन था, मछलियां हैं या बाकी के जो सी फूड्स हैं उनको फ्रेश रखने के लिए नमक की जरूरत होती थी। तो उन घुड़सवारों को, उन सैनिकों को जो है, और इवन देखो वो जब घोड़े पे इंसान बैठना शुरू किया ना तो फिर उसको तब पैंट जैसी चीजों की जरूरत महसूस हुई। आप देखिए बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों में जहां पे रोमन मिथोलॉजी या ग्रीक मिथोलॉजी दिखाई जाती है, आप देखते हैं मेन जो थे, जो मर्द थे, वो भी फ्रॉक जैसा ही कुछ पहनते थे। तो हमें पैंट जैसी चीज की जरूरत भी महसूस तब हुई जब घोड़े का इस्तेमाल शुरू हुआ एक तरीके से। तो और उसी समय वो साल्ट जो है, वो नमक जो है वो तनख्वाह के तौर पर दिया गया। तो वही साल्ट का जो SAL है वो बाद में फिर सैलरी के तौर पर इस्तेमाल होने लग गया। तो ये शब्द के पीछे की कहानी है, कहीं पढ़ी थी तो आपके साथ शेयर कर ली मैंने। नॉट अ लिटिल सैलरी। I gave her a little money because I had to buy a few items of furniture and some articles of dress and it was to fall short with me. So I gave her a little money. अब यहाँ पे क्या है, लिटिल, लिटिल, द लिटिल। मैं बार-बार कहा ये पेपर में खूब आता है, कॉन्टेक्स्ट पढ़ो और समझो। तो आपने उसको थोड़ा पैसा दिया, ये इसका मतलब हुआ अ लिटिल का। लेकिन क्या यहाँ थोड़ा पैसा दिया कि नहीं दिया, वो हमें आगे पढ़ के पता लगेगा। Because I had to buy a few items of furniture and some articles of dress and it was to fall short with me. तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास पैसे थे ही नहीं, तो आपने उसको ना के बराबर पैसे दिए। I gave her little money। धर्मवीर में धर्मेंद्र पहने हुए हैं बिल्कुल प्रियरंजन, ग्रीक लोगों जैसा बिल्कुल। सो एनीवे, तो यहाँ पे ये जो शब्द है आपका अ लिटिल, यहाँ से अ को गायब कर दो, क्योंकि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा है कि पैसे नहीं है, उसको सामान खरीदना, फर्नीचर के कुछ सामान खरीदने हैं, कुछ ड्रेसेस उसे खरीदने हैं, उसके बाद खुद पैसा जो है वो कम है, तो वो फिर कहां से जो है पैसा दे पाएगा? तो लिटिल मनी। अगला है बोथ द बुक्स ऑफ माइन हैव नॉट बीन पब्लिश्ड येट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फंड्स। लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्रूव्ड वेरी यूजफुल टू सुहेल इन क्वालिफाइंग एग्जाम्स। तो लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्रूव्ड वेरी यूजफुल टू सुहेल इन क्वालिफाइंग बैंक पीओ एग्जाम्स। तो यहां तो समझ में हमें आ ही रहा है कि यहां पे क्या होगा, अ लिटिल, यानी जो उसे थोड़ा सा ज्ञान था अंग्रेजी भाषा का वो उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। दीपक आप सिटीजन अमेंडमेंट बिल, अब वो बिल रहा नहीं, तो एक्ट बन चुका है, इसलिए CAB और CAA हो गया है। उसके बारे में बताने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कभी, वो कॉन्टेक्स्ट पैदा होगा तो। चलो अच्छा, इसमें 21वें क्वेश्चन में क्या विचार है? बोथ नहीं आएगा? हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक? बोथ द बुक्स ऑफ माइन हैव नॉट बीन पब्लिश्ड येट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फंड्स। क्या कोई एरर नहीं है इसमें? कुणाल कहां पे द लिटिल क्यों नहीं होगा? बोथ कांट बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, तो क्या होना चाहिए आंचल फिर यहां पे? हाँ जी, व्हाट डू यू फील? बोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पे अब देखो बोथ ऑफ द बुक्स ऑफ माइंड, देखो बोथ शब्द है, या भी जैसे हमने यहां पे इस्तेमाल किया, अदर था, एनदर था, एनी है, सम है, मेनी है, ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव भी हैं, प्रोनाउन भी हैं। तो बोथ द बुक्स में बोथ एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई भी दिक्कत हो सकती है वहां पे। 22वें में द लिटिल पूछ रहे हैं कुछ लोग, कंफ्यूज है भाई। द लिटिल देखो क्या था कि द लिटिल जो कुछ थोड़ा ज्ञान, और उसके साथ आपको फिर बताना भी था, जैसे हमने कहा था कि आई हैव लिटिल मनी। आप कहीं पे कह रहे हो उसका क्या मतलब है कि मेरे पास ना के बराबर पैसा है। आपने कहा आई हैव अ लिटिल मनी, तो मेरे पास थोड़ा पैसा है, और फिर आपने कहा द लिटिल मनी आई हैड हैज बीन स्टोलन अवे, मेरे पास जो कुछ थोड़ा पैसा था वो चुरा लिया गया। यही तो सेंस था। तो बात यही तो हुई थी कि द लिटिल द फ्यू अगर इस्तेमाल हो रहा है तो एक सेपरेट क्लॉज बनेगा जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, और फिर उसके साथ क्या हुआ वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पे ऐसा कुछ क्लॉज आपको दिख रहा है क्या? लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्रूव्ड वेरी यूजफुल। द लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश व्हाट ही हैड has been proved very useful to Suhail। अगर कुछ ऐसा होता तो वहां पे a little knowledge of English proved very useful बिल्कुल सही है, क्योंकि वो क्लॉज नहीं फ्रेज जैसा इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद जो नॉलेज थी थोड़ी बहुत इंग्लिश की, वो उसके लिए यूजफुल साबित हुई सिलेक्शन में। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन हुआ होगा, बाकी एरियाज भी हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी का ज्ञान था उसने मदद किया। हाँ जी, 21 में कोई एरर नहीं है। चलिए 23 से लेकर 27 सेलेक्टेड इन GDS। ओके जी, मुबारक हो आपको। अच्छा, फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ज्वाइन करूं कि ना करूं सेलेक्टेड। GDS क्या होता है? मुझे पता नहीं इसके बारे में। GDS किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, कौन से पद की बात कर रहे हैं? आप जनरल ड्यूटी वाली बात तो नहीं कर रहे? ग्रामीण डाक सेवक, ओके। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है भाई, और ऊपर से ज्वाइन करना या नहीं करना वो पूरी तरीके से आपकी पर्सनल चॉइस होगी। चलिए जी, इडियम फ्रेजेस का, इडियम फ्रेजेस वोकैब बैच में होते हैं भाई। चलो, देयर वुड बी नो फ्यूअर देन 10 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द पॉट, सो यू कुड टेक सम। क्या होना चाहिए यहां पे? यू विल हैव मच प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ बट नन ऑफ देम विल हार्म यू इवन इन द लीस्ट। सो यू विल हैव मेनी प्रॉब्लम्स। तो बहुत साफ नजर आ रहा है, मेनी होना चाहिए। अगला है, इट इज हार्ड टू बिलीव दैट सुशील वाज मोर इंटेलिजेंट देन वाइजर। तो यहां पता लग गया कि भाई एक ही इंसान के दो क्वालिटीज की बात हो रही है, तो यहां पे हम मोर इंटेलिजेंट देन वाइज करेंगे। दोनों के दोनों पॉजिटिव डिग्री में होंगे, तो देन के बाद जो वाइजर लगा है उसे वाइज कर लीजिए, ज्यादा समझदार, मोर इंटेलिजेंट देन वाइज। ऋषभ हैज ग्रेट पावर ऑफ स्कोरिंग रन्स व्हेनेवर नीडेड बट विराट हैज इवन ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू आउटशाइन ऋषभ। नो लेस देन 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, बिल्कुल 23rd में नो लेस देन 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, बिकॉज आप एज एन अमाउंट वहां पे बात कर रहे हैं, ओवरऑल क्वांटिटी उसकी। हाँ जी, ऋषभ पंत वाले क्वेश्चन में क्या लग रहा है आपको? 26 में ग्रेटर, ऋषभ हैज ग्रेट पावर ऑफ स्कोरिंग रन्स व्हेनेवर नीडेड बट विराट हैज इवन ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू आउटशाइन ऋषभ। तो विराट हैज इवन ग्रेटर एबिलिटी, जाहिर तौर पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो आप एबिलिटी से पहले जो है ग्रेटेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या लगाना होगा? ग्रेटर। अगला है, व्हेन अ होoligan was snatching her wallet she acted in a bravely and manly manner, in a bravely and manly manner। हाँ जी, बहुत सारे सेंटेंसेस आपने देख लिए, बार-बार पेपर में आता है
क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता हूं, ये लगता है कि एल वाई लगा करके हम एडवर्ब बनाते हैं, इसलिए पेपर में बार-बार आपको दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शी एक्टेड इन अ ब्रेवली एंड मैनली मैनर, ये लिखना पड़ेगा आपको। चलिए जी, ग्रेटर एबिलिटी टू आउटशाइन ऋषभ, इधर 25th में आपने कर लिया क्या, मोर इंटेलिजेंट देन वाइज, दो क्वालिटीज में तुलना, दोनों की पॉजिटिव डिग्री, और यू हैव मेनी प्रॉब्लम्स और नो लेस देन 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। आइए, आई एम 6 feet tall whereas one of my brothers who lives in London is 5 feet high। 24 में लीस्ट समझ नहीं आया आंचल, लीस्ट का मतलब सेंटेंस का मतलब नहीं समझ आया, तो आज अब समझा देता हूं। इसका क्या मतलब है कि यू विल हैव मेनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, तुम्हारे जिंदगी में होंगी बहुत सारी समस्याएं, बट नन ऑफ देम विल हार्म यू इवन इन द लीस्ट, लेकिन उनमें से कोई भी समस्या तुम्हें थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो वही बात की, समस्याएं बहुत है लेकिन उनकी उन समस्याओं की इतनी ताकत नहीं कि वो तुम्हें थोड़ा, तुम्हारा थोड़ा भी बाल बांका कर सके। ये यहां पे सेंस है, दैट विल हार्म यू इवन इन द लीस्ट, दैट्स द सेंस। आशुतोष मुझे नहीं पता भाई, मैं जो भी किताबें मैंने जो पढ़ी हैं वो आपको मैं बोलता हूं, लेकिन मैं फिर वो पढ़ने के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो सब एक तरीके से यूसेज वाली बुक है। तो मैं जो आपको बेसिक किताब बोलता हूं पढ़ने के लिए, वो तो कौन सी है भाई, आप बचपन से आपके पास भी होगी, रेन एंड मार्टिन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। दैट इज द बुक व्हाट आई कैन रेफर टू यू, एज इन जिसमें बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर हो। बट ये ऐसे नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ है, वहां फंडामेंटल सीखने के लिए किताब है एक तरीके से, राइट। बाकी फिर आपकी चॉइस है, आप मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हों, एमबी पब्लिकेशन के 15वें पे और मटेरियल के बारे में आप पढ़ रहे हैं 273वें पेज पे, तो समथिंग लाइक दैट। सो वो उसके लिए जिसके फंडामेंटल्स क्लियर हो और वो थोड़ी सी और गहराई में जाना चाहता हूं। अब मैंने आज थोड़ी सी गहराई की बात की अदर और एनदर की, अदर और एनदर की, कुछ रट्टाफिकेशन की बात नहीं की हमने, थोड़ी सी गहराई में गए, देखे, सेंटेंसेस बनाए, आपको बात क्लियर हुई कि भाई ये जो है सिर्फ एडजेक्टिव ही नहीं है, ये प्रोनाउन भी है और इसका क्या सेंस निकल रहा है। मोटे तौर पर दिमाग में बैठा लिया कि अदर के साथ प्लूरल नाउन लगता है, ऐसा नहीं था, पता लगा हमें अदर के साथ सिंगुलर भी है। तो यूसेज बेस्ड चीजों के लिए उन तरह की किताबें, ठीक है। हाँ जी, इसकी बख्शी बिल्कुल ले सकते हैं आप। चलिए, तो पहला वाला क्वेश्चन साफ साफ समझ आ रहा है, टॉल और हाई शब्द में जो हम कंफ्यूज होते हैं उसको लेकर के ये क्वेश्चन था। पहले ही बता दिया आई एम 6 feet tall, तो फिर आप वहां पे कैसे कहोगे 5 feet high, तो वहां भी 5 feet tall आ जाएगा। These days gold is much more expensive than any metal available on the earth, तो gold is much more expensive than any other metal, जाहिर तौर पे आपको पता है then लगाना है तो आपको other लगा करके उसको सेपरेट करना पड़ेगा, than any other metal। अगला है, you have bought a number of books on economics but believe me this is better than anyone। You have bought a number of books on economics but believe me this is the best than anyone, या this is better than लगा हुआ वहां पे, the best कुछ लोग लिख रहे हैं, this is the best than any other one। गुड मॉर्निंग विजेंदर। एनी अदर वन कहा जाए फिर अंचल, इसमें 30th में क्या कह रहे हो आप? प्रियरंजन पूछ रहे हैं मैं लिव सही है भाई, वहां पे एक की बात हो रही है ना, फिर वन ऑफ माय ब्रदर्स हु लिव्स इन लंदन, तो भाइयों में से एक की बात हो रही है, उस एक के लिए वो मैसियस इज आगे लिखा हुआ है, जाहिर तौर पर वो भाइयों की बात तो नहीं कर रहा, भाइयों में से एक भाई की बात कर रहा है जो जिसकी हाइट 5 फीट है। देन एनी अदर सिंपली लगा सकते हैं, वन की वहां पे जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, यू हैव बॉट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स बट बिलीव मी दिस इज बेटर देन एनी अदर बुक। अगला है, you must know that she is in the habit of consulting with high and low men for several years। You can start a business with Pramod because he is an honest man in his dealings। हाँ जी, what do you feel? इन दोनों सेंटेंसेस में better than anyone else, हाँ जी बिल्कुल। सो इनको देख लेंगे, ऐप में लगातार अपडेशन का काम चल रहा है इसलिए कुछ इश्यूज आ रहे हैं, डोंट वरी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी कुछ दिनों में। You can start a business with Pramod because he is an honest man in his dealings। हाई और लो मैन में एरर है, क्या एरर है भाई यहां पे? हाई एंड लो मैन में मैन रिमूव कर देंगे, ही इज ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, तो आप यहां पे कर लोगे ही इज अ मैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, ही इज अ मैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। जैसे हमने पीछे भी कल वो आपने देखा होगा आलिया वाला कैरेक्टर किया था ना, एन एक्ट्रेस डियर टू ऑल ऑफ अस, तो ही इज अ मैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, ये आपको करना पड़ेगा। तो मैन को भी रखोगे आप, ये जस्ट शब्दों के प्लेसमेंट की बात है कि ही इज अ मैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 31 का मतलब पता करके आएंगे आप, फिर चर्चा कर लेंगे हम। ये जो एनफ शब्द है ये सही नहीं है कि एनफ होगा, तो मैं तो नहीं कह पाऊंगा कि एनफ होगा, कि आपको नहीं सर आपने कहा था ये तो इससे बाहर आ गया, तो रादर देन रटने के जो है उसको समझने की कोशिश करो, वो क्या आपको रिलेट कर सको आप। आज डू नॉट गिव अस एनी काइंड ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन, ओनली वर्बल इंस्ट्रक्शन विल बी एनफ। तो इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, यहां पे क्या आना चाहिए, ओरल इंस्ट्रक्शन, कि आपको किसी भी तरह के लिखित इंस्ट्रक्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो है मौखिक इंस्ट्रक्शन पर्याप्त होंगे। द फूड टेस्टेड डिलीशियसली एंड ऑल प्रेजेंट इन द पार्टी एंजॉयड इट टू देयर फिल। द फूड टेस्टेड डिलीशियस, एमबी पब्लिकेशन ले लिया है, बहुत अच्छी बात पूजा। हाँ, उनमें गलतियां कम मिलती हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ यू वर्क इन आवर कंपनी व्हिच इज सेट टू बी द नंबर 1 कंपनी इन दिस सेगमेंट। बिल्कुल, टेस्ट स्टेटिव वर्ब है, वहां पे हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव, द फूड टेस्टेड डिलीशियस। इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ यू वर्क इन आवर कंपनी व्हिच इज सेट टू बी द नंबर 1 कंपनी इन दिस सेगमेंट। कोई एरर है, सेंटेंस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 years ago she gave birth to twins in Ames and both look like one another। What do you feel? All the better, all the more better कैसे हो सकता है? It would be all the better, all the more better।
बिल्कुल, मोर बेटर कैसे हो सकता है भाई? बेटर भी कंपैरेटिव है, उसके पहले फिर मोर कैसे लगाओगे आप? बहुत अच्छा पल भी आपने खत्म कर लिया है। ठीक है, फिर आप ऑनलाइन जो टेस्ट है वो 2 पल भी वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना? टेस्ट लेकर के, क्योंकि आपने अगर 2 बुक्स जो है वो खत्म कर ली हैं, सो इट वुड बी बेटर कि आप ये देखें कि नेशनल लेवल पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कहां पे हैं, तो उसके लिए बेहतर होगा कि कोई भी जो ऑनलाइन टेस्टिंग पोर्टल्स हैं और वहां पे अपनी परफॉर्मेंस को देखें। बहुत अच्छी बात। इट वुड बी 3 years ago she gave birth to twins names and both look like one another, ठीक है? Both look like each other. All the much better. It would be all the much better if you work in our company. देखो यहां पे हम एडवर्ब वाले चैप्टर में देखेंगे मच और वेरी की अगर हम बात करें, मच भी बहुत होता है, वेरी भी बहुत होता है, लेकिन एक चीज जो आपको खुद समझ में आती है वो क्या, आप बचपन से एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एक्सप्रेशन क्या है? वेरी गुड। और यहीं से ये फंडा याद रहेगा, वेरी गुड एंड मच बेटर, वेरी गुड एंड मच बेटर। तो क्या समझ में आ रहा है? वेरी और मच दोनों की हिंदी तो हमें बहुत लगती है, बट प्रेफरेबली वेरी के बाद आप पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, राइट? और मच के बाद क्या करते हो? कंपैरेटिव का इस्तेमाल करते हो, इसलिए हम मच बेटर बोलते हैं। अब देखो यहां पे आपको ध्यान रख, अब ये इनके सारे आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख सकते हैं कि भाई मच बेटर, वेरी गुड। और and both look like each other. Within 2 months he has been able to sell no less than या no fewer than 4,000 liters. Again 4,000 liters क्वांटिटी के लिए भी हमने पीछे भी किया है, तो यहां पे no less than आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, no less than 40 questions have been answered making the use of guesswork. क्लासेस को लेकर के परेशान मत हो, ऐप का ऑपरेशन चल रहा है, अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत होगी मैं बात कर लूंगा, एक आध दिन क्लास हम रोक भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी क्लास में दिक्कत खत्म हो जाए अगर उस पर मेंटेनेंस वर्क चल रहा है तो। ओके हीरो, आप वो क्या 4 बैच में थे? द मोस्ट हम्बल, अच्छा हम्बल शब्द का हम्बलर और हम्बलेस्ट अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है? व्हाट डू यू थिंक? शब्द का हम्बलर और इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, हाँ जी सही है। ओके मिथिलेश बता दूंगा मैं। द मोस्ट हम्बल, अच्छा हम्बल शब्द का हम्बलर और हम्बलेस्ट अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है? व्हाट डू यू थिंक? अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल है मोहित, चेक करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं, चेक करके बता लेना चाहिए हमें जहां भी इस तरह का कंफ्यूजन हो। हम्बलेस्ट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है? द हम्बलेस्ट से द हटेगा, ओके, क्योंकि द का इस्तेमाल एक बार हो गया। प्रोलिफिक, 2 एडजेक्टिव है, वही वाला फंडा कि अगर एक इंसान के लिए 2 एडजेक्टिव हैं तो दोनों एडजेक्टिव किसमें होने चाहिए भाई? सेम डिग्री में होने चाहिए। और यहां पे प्रोलिफिक जो शब्द है उसका ईआरईएसटी अवेलेबल नहीं है, तो हमने उसके पहले मोस्ट लगाया और मोस्ट के पहले द लग गया, और उसके बाद आपने हम्बलेस्ट लिखा, तो हम्बल, हम्बलर, हम्बलेस्ट, हम्बलेस्ट अवेलेबल है सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे, तो वहां पे द का इस्तेमाल उसके पहले करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो द मोस्ट प्रोलिफिक एंड हम्बलेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। सम यंग लेडी विद अ बैग इन हर हैंड इज स्टैंडिंग एट द डोर एंड लुकिंग फॉर यू। सम यंग लेडी विद अ बैग इन हर हैंड, सम यंग लेडी का कोई पॉइंट है वहां पे? अगर सम होता तो फिर यंग लेडीज करना पड़ता, लेकिन आगे लिखा हुआ इन हर हैंड, तो यानी बात आप यहां एक ही कर रहे हो, तो फिर सम का इस्तेमाल कैसे करोगे? बिल्कुल अजय, दोनों क्वालिटीज सचिन तेंदुलकर के लिए हैं। हाँ यंग लेडी कर लो, आप यंग लेडी कर लो, काम बन जाएगा। सम की वहां पे कोई जरूरत नहीं, एनी भी कर सकते हैं, बिल्कुल अनमोल। यंग लेडी कर लें, हम एनी यंग लेडी कर लें कि भाई आपको नहीं पता। और का भी इस्तेमाल, इसलिए हमने जब आर्टिकल की बात की थी ना उनमें ये चीज देखी थी कि अगर आप इस्तेमाल करते हो किसका, और का इनडेफिनिट आर्टिकल है, यानी आप निश्चित नहीं है उसको लेकर के, तो आप कह रहे हैं कि यंग लेडी जो है वो अपने हाथ में एक बैग लेकर के दरवाजे पे खड़ी है और तुम्हारे बारे में पूछ रही है। आई एम फॉर्चुनेट टू गेट योर सपोर्ट, आई एम फॉर्चुनेट इनफ, आई एम फॉर्चुनेट इनफ, वही वाला फंडा कि भाई फॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, इनफ उसके बाद आएगा, गेट योर सपोर्ट एट दिस क्रूशियल एंड प्रिकैरियस फेज। अच्छा प्रिकैरियस का मतलब क्या होता है? प्रिकैरियस जैसे एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है प्रिकैरियस लैडर, सीढ़ी, तो प्रिकैरियस का मतलब बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारा सपोर्ट मिला मेरे जीवन के इस क्रूशियल और वोलेटाइल फेज में। द प्राइस ऑफ दिस पीस ऑफ फर्नीचर इज नॉट सो मच एज द फर्नीचर, तो पता चल रहा है इज नॉट एज मच एज द फर्नीचर विद ब्राउन कलर एंड लॉन्ग प्राइस टैग। तो दिस प्राइस ऑफ दिस पीस ऑफ फर्नीचर इज नॉट एज मच एज द फर्नीचर, उतना नहीं है जितना कि उस फर्नीचर का है, तो एज मच एज लगा लोगे आप। अगला सिचुएशन है, डमाडोल मामला है, अगर डमाडोल के केस में डाउटफुल कह रहे हो तो वो हो सकता है। चलो अब टाइम होता है पूरा 5 क्वेश्चन। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन द वन यू हैव बॉट फ्रॉम खान मार्केट। आशीष साहब पहली बार कमेंट कर रहे हैं, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात भाई, आपसे पढ़ के लगता है मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आशीष साहब। चलो तो ये वाला फंडा तो हमने शायद करा भी था जब आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो शायद ऐसा ही किसी सेंटेंस का इस्तेमाल हमने किया था, हमने दिस वॉच के शायद योर वॉच लिखा था, तो वही चीज इसके साथ जो लगाओगे, सुपीरियर के साथ टू की जोड़ी बनती है, मोर के साथ देन की बनती है, सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन। ऑन हॉलिडे मीनाक्षी हु बिलोंग्स हरियाणा प्रेफर्स रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स, तो यहां पे प्रेफर्स रीडिंग, इसलिए खान मार्केट का इस्तेमाल कर लिया प्रेजेंट मैंने सेंटेंस में। तो यहां पे क्या करोगे भाई? हाँ प्रेफर का इस्तेमाल हुआ है, प्रेफर का इस्तेमाल जब कर रहे हैं आप तो उसके बाद उसके साथ क्या लगता है? टू का इस्तेमाल, देन का नहीं। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं प्रेफर के बाद जो रीडिंग शब्द आया है इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो क्या बताओगे? प्रेफर्स के बाद जो रीडिंग आया है इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? व्हाट डू यू से?
प्रेफर्स रीडिंग, नाउन है, बहुत बढ़िया। तो प्रेफर आपका वर्ब है, रीडिंग जो है यहाँ पे जिरंड है, ये जिरंड है जो कि प्रेफर के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो देखो दो नाउन के बीच में वही ना, प्रेफर का ऑब्जेक्ट हो गया वो, प्रेफर इज द वर्ब, रीडिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, दूसरा है गोइंग आउट, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब बिल्कुल सही। द टाइम टू दैट गिवन बाय द अदर, तो योर प्लान टू, प्रेफर के साथ टू लग गया। अब यहाँ प्रेफर का ऑब्जेक्ट क्या है, योर प्लान, नाउन फ्रेज, राइट। तो नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है योर प्लान यहाँ पे। तो तुम्हारे प्लान को प्रेफर करता है किसके कंपैरिजन में, जो कि बाकी मेंबर्स ऑफ कमिटी ने सुझाए हैं। वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, बट यू आर द मोस्ट लकीएस्ट मैन, पढ़ते ही पता लग गया, लकीएस्ट के पहले मोस्ट लगा हुआ है, तो यू आर द लकीएस्ट कर लोगे, सीधा मोस्ट को वहां से हटा दो, यू आर द लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। डू यू रियली थिंक दैट शी इज बेटर देन एंड एज इंटेलिजेंट एज वन ऑफ हिज सिस्टर्स, इसमें कोई एरर नजर आ रहा है आपको? डू यू रियली थिंक दैट शी इज बेटर देन एंड एज इंटेलिजेंट एज, देखो इस तरह से आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन इस सेट में दिए हैं क्योंकि सब परेशान करने वाले हैं। अब यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है कि एक एक्सप्रेशन के अंदर आप कंपैरिजन तो कर रहे हैं लेकिन आप बेहतर नहीं बता रहे, आप उतना ही अच्छा बता रहे हैं, और जहां उतना अच्छा बता रहे हैं वहां पे जनरली वो एक एज कम कर दे रहे हैं, तो यहां तो वो लगा हुआ है एंड एज इंटेलिजेंट एज, और दूसरा में क्या है बेटर देन। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि इस तरह का एक्सप्रेशन, इस तरह के क्वेश्चन भी हमें आ सकते हैं, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अगर एक इंसान के लिए हम दो एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, बट इस केस में अलग तरह का स्ट्रक्चर है, यहां सेम नहीं है, एक क्वालिटी में आप उतना ही बता रहे हैं जितना दूसरा है, तो वहां पे तो एज लगेगा, और एक क्वालिटी में आप उसको बेहतर बता रहे हैं, जैसे यहां पे शी इज बेटर आपने कह दिया, बट इंटेलिजेंट के लिए आपने सेम रखा है, तो इसमें नो एरर है। यहां पे जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, एरर तब होता जब एज इंटेलिजेंट के बाद वाला एक एज गायब कर देते हो बड़े प्यार से। हमेशा ये समझो कि पेपर सेटर हमें किस तरह के स्ट्रक्चर देंगे और कैसे चुना लगाएंगे, फिर चुना नहीं लगेगा। कितने क्वेश्चन है? 56 है। यू आर एज स्ट्रॉन्ग एंड मोर हैंडसम देन द ब्रदर ऑफ श्याम, देख लो आ गया यहाँ पे ना, तुरंत ही जो कहा वही आ गया 48 में। तो यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज, तुम उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जितना श्याम का भाई है, लेकिन हैंडसम होने के मामले में तुम उसके भाई से ज्यादा हैंडसम हो, तो एज स्ट्रॉन्ग एज। देखो सबको तुरंत सीधा पकड़ रहे हो आप। द वेदर इज कंपैरेटिवली बेटर इन अक्टूबर, सो वी ऑल हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट द कॉमनवेल्थ गेम इन दिस मंथ ओनली, सो वेदर इज कंपैरेटिवली गुड इन अक्टूबर, सो वी ऑल हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट कंपैरेटिवली गुड। देयर वाज एन एक्सप्रेशन कंसर्न्ड ऑन हर फेस व्हेन शी हर्ड दैट शी हैज नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन, देयर वाज एन एक्सप्रेशन कंसर्न्ड ऑन हर फेस व्हेन शी हर्ड दैट शी हैज नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन, क्या होगा? नहीं, मोहित कंपैरेटिवली को रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे कंपैरेटिवली गुड लगा देंगे हम, क्योंकि अब किसी पर्टिकुलर मंथ से वहां पे तुलना थोड़ी हो रही है कि हम बेटर देन नवंबर या बेटर देन दिसंबर या सितंबर कर रहे हैं, वहां पे हम जनरल बात कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली के बाद गुड लगा लीजिए। कंसर्न्ड एक्सप्रेशन, देयर वाज एन एक्सप्रेशन कंसर्न्ड ऑन हर फेस, कंसर्न्ड एक्सप्रेशन, तो कंसर्न्ड एक्सप्रेशन कहोगे तो फिर एन भी हट जाएगा वहां पे, आया ना, देयर वाज अ कंसर्न्ड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस व्हेन शी हर्ड दैट। अब देखो कंसर्न अगेन वर्ब है, लेकिन इस वर्ब का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर रहे हैं, एडजेक्टिव के तौर पे। अब एडजेक्टिव के तौर पे अगर आप करो तो आईएनजी भी लग जाता है, कंसर्निंग, कंसर्निंग द अथॉरिटी, अथॉरिटी से संबंधित, राइट, या दिस इज कंसर्निंग, दिस इज कंसर्न्ड, या हम जब ये कहते हैं कि आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस, तो वहां पे मतलब ईडी और आईएनजी दोनों के दोनों एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहे हैं, इसकी बात हम करेंगे अगले चैप्टर वर्ब में। अ कंसर्न्ड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न, प्रिरंजन कह रहे हैं, देयर वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न ऑन हर फेस, हां बिल्कुल, ये भी एक्सप्रेशन सही है प्रिरंजन, आप या एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न कह लीजिए या कंसर्न्ड एक्सप्रेशन कह लो, दोनों चल जाएगा, लेकिन एरर ए पार्ट में था, हम तो करेक्शन की बात साथ साथ करते हैं। व्हेन आई वाज टोल्ड है उसके साथ किस तरह की, तो काइंड स्माइल। सी इज फुल ऑफ बोथ मदरली एंड वाइफली वर्च्यूज एंड आई होप शी विल प्रूव अ गुड मैच फॉर यू, सो सी इज फुल ऑफ बोथ मदरली एंड वाइफली वर्च्यूज, सही है ये, यानी वो जो है वो माता और पत्नी दोनों की वर्च्यूज से बिल्कुल ही फुल है। Is there any error in the question number 52nd? मदर वर्च्यूज, अनमोल यार वर्च्यूज होते हैं गुड ना, नाउन हो गया, वो प्लूरल दिख रहा है, तो नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, नो एरर, बिल्कुल। अब यहाँ पे मदरली और इन मदरली मैनर और इन वाइफली मैनर मत कर लेना, यहाँ पे वर्च्यूज शब्द है, नाउन, हमें एडजेक्टिव चाहिए। आइए अगले में, he behaved gentlemanly when he was asked to take the prize for the hands of the honorable president. What do you say? He behaved gentlemanly लिखा है, तो in a gentlemanly manner, he behaved in a gentlemanly manner when he was asked to take the prize from the hands of the honorable president. Nearly each book got burned when the Nalanda University was set on fire by the English. अब तो यहाँ by the English कहा तो इसका मतलब हमारा ध्यान हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अंग्रेजों की तरफ, कि लगभग हर एक किताब जल गई। Nearly each book got burned when the Nalanda University was set on fire. क्या लग रहा है इसमें कोई एरर है, या each को हटा के every कर दें? हाँ, nearly every book या ईच एंड एवरी कर दो तो उसके ऊपर एक एम्फेसिस भी आ जाएगा, लेकिन ईच जब नंबर निश्चित होता है, आप एक लाइब्रेरी की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, ऐसा नहीं कि 2 किताबें 5 किताबें 10 किताबें, हजारों किताबें होंगी, तो एवरी ज्यादा बेहतर शब्द है। इन दिस वर्ल्ड देयर आर ओनली अ फ्यू पीपल वर्थ लविंग एंड स्वामी विवेकानंद इज वन ऑफ देम, देयर आर ओनली अ फ्यू पीपल वर्थ लविंग। इसमें कोई दिक्कत है, संसार में बहुत कुछ ही लोग हैं जो कि प्यार के लायक हैं, और स्वामी विवेकानंद उन लोगों में से एक हैं। हाँ जी, इज देयर एनी एरर, या सेंटेंस सही है? शी गेट्स इनटू द स्ट्रिंग ऑफ द थिंग्स वेरी इजीली देन वन ऑफ हर यंगर ब्रदर्स, शी गेट्स इनटू द स्ट्रिंग ऑफ द थिंग्स वेरी इजीली, बिल्कुल। अब आपकी क्लास तुरंत खत्म करके मैं सबसे पहले टेक्निकल टीम को ही बात करता हूं क्या दिक्कत आ रही है। हाँ जी, 55 में कोई एरर नहीं है, नो एरर, बिल्कुल। और 56 में she gets into the string of the things very easily than one of her younger brothers. अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए मैं समझा देता हूं 56, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। देखो she gets into the string of the things very easily than लिखा हुआ है, than अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब कंपैरिजन है, यहां क्या करोगे, more easily than one of। अब यहां बात क्या समझ आ रही है, easily जो है ये आपका एडीवी एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, और मोर क्या है, ये आपका कंपैरेटिव एडवर्ब है, ये कंपैरेटिव एडवर्ब है क्योंकि यहां पे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, देन लगा हुआ है, तो इसलिए मोर इजीली करना पड़ेगा, वेरी इजीली वहां पे गलत है, ठीक है। चलो तो आई थिंक ये हो गया। अच्छा, शायद आपके कुछ प्रोनाउन के भी क्वेश्चन बचे हुए थे ना, 2-3 हमने छोड़ रखे थे, और इसमें भी 2-3 छूटे हुए होंगे, तो अगर खुद से समझ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगली क्लास जो हमारी होगी कल,
नेक्स्ट क्लास में हम वोकैबुलरी करेंगे, लेकिन वोकैबुलरी से पहले प्रोनाउन और एडजेक्टिव का जो भी कुछ बचा हुआ है उनको दो चार जो क्वेश्चन बचे हुए होंगे, अगर आपसे नहीं समझ रहे हैं, आपको कंफ्यूजन है या किसी और क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो दोनों को कल पूछ लेना, याद से पूछ लेना। कल बफर जोन है, बफर का मतलब क्या, 2 चैप्टर के बीच का जो हमारे पास टाइम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक क्लास पूरी की पूरी वोकैबुलरी को डिवोट करते हैं, डेडिकेट करते हैं। तो वही कल की क्लास में होगा। तो कल हमारा वोकैबुलरी डे होगा, बहुत सारी दिन भी पढ़ रहे हैं, फ्राइडे को लास्ट पढ़ रहा है और प्लस एक चैप्टर भी खत्म हो गया। तो वर्ब शुरू करने से पहले हम पूरी क्लास एक वोकैबुलरी को देंगे, लेकिन वोकैबुलरी से पहले प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। और मुझे क्लास के शुरू होते ही यहाँ कमेंट करके रिमाइंड करा दीजिएगा कि सर ये प्रोनाउन के क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार जब कोई चीज शुरू हो जाती है फिर बीच में ब्रेक करके वापस जाना उतना सही नहीं लगता। ठीक है, और बाकी जो आपकी वीडियोस प्ले नहीं हो रही मैं तुरंत बात कर ले रहा हूँ। ठीक है कल्पना? सर क्या इंग्लिश प्रैक्टिस बैच सीजीएल के पहले आएगा? बिकॉज हमारा बैच ही फेब में